जय हिंद साथियों। सुरेखागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस क्लास में करंट अफेयर्स का क्लास कर रहे हैं, जो कि आपके रेलवे, एसएससी, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, डीएमआर से हर एक एग्जाम्स के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये करंट अफेयर्स काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा हर एक एग्जाम्स में। तो प्लीज़ फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग क्लास को देख सके और उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आज का हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है। ठीक है, अभी हमने देखा था इस बिल के लिए काफ़ी विदेश में प्रदर्शन कर रहे लोग, मुस्लिम समाज के लोग, कि ये उनके लिए उनके खिलाफ में ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद भी 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी इसके मंजूरी दे दी है। गजट भी प्रकाशित हो चुका है, मतलब अब ये कानून बन चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो 2025 कब कब लागू होगा, सॉरी कब पारित हुआ, तो 5 अप्रैल 2025 को। लेकिन लागू होने की तिथि अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, तो इसे बाद में डिक्लेयर की जाएगी। आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, आईडीएसपी, हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और 2025 का थीम क्या है, तो लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, सपोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। ठीक है, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, सपोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन, ये आपको याद रखना है। अक्सर डेज और थीम यानी डेट और जो भी ईयर चल रहा होता है उसके थीम पूछते एग्जाम्स में, तो आपको थीम मोटा मोटी याद रखना है, तो आपके एग्जाम्स में आंसर टिक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डार्टिंग डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार मिला। ठीक है, यानी सेंट मास्टर पुरस्कार मिला फ्रेड डैरिंगटन पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर। इसका पूरा नाम क्या है, पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम क्या है? तो फ्रेड डैरिंगटन पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, सुदर्शन पटनायक क्या है, ये एक सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है, इन्होंने देखिए सैंड पे गणेश जी की मूर्ति बनाई है, इसी मूर्ति के लिए उनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहली बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर, इन्होंने ये जीत का इतिहास रचा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, तो पहली बार कुछ तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने यह सम्मान भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की अद्भुत मूर्ति के लिए दिया गया है, जो कि विश्व शांति का प्रतीक है। ठीक है, यानी विश्व शांति के प्रतीक के लिए इन्होंने गणेश की 10 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह जो है पुरस्कार इंग्लैंड के साउथ वेस्ट डोरसेट स्थित सेंट वर्ल्ड में नवंबर तक प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, नवंबर 2025 तक जो है ये वहां पे प्रदर्शित की जाएंगी। उसके बाद बोल रहा है कि यह पुरस्कार प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट फ्रेड डैरिंगटन की स्मृति में शुरू किया गया है, जो कि 1925 में वेमाउथ बीच पर पहली बार रेत की मूर्ति बनाकर चर्चित हुए थे। यह पुरस्कार उन्हें उनके पहले सैंड आर्ट के 100 वर्ष पूरे होने पे, यानी 1925 में उन्होंने सैंड आर्ट बनाया था पहला, अभी 2025 है, यानी 100 साल पूरे होने पर यह स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये पहला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भारत के सुदर्शन पटनायक को। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाले पहले मूर्तिकार भी बन गए हैं। ठीक है, यानी पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक सैंड वर्ल्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाले पहले मूर्तिकार बन गए हैं। उन्हें इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाएगा, एक स्वर्ण पदक जिसमें डैरिंगटन का कैरिकेचर उकेरा गया है, और उनकी मूर्ति की रेत से भरी एक कांच की लहर भेंट की गई है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और ये हमें ये भी याद रखना है कि सुदर्शन पटनायक किस राज्य से बिलोंग करते हैं,
तो उड़ीसा, ठीक है। और ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी, ठीक है। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हो गए। और सुदर्शन पटनायक की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उन्होंने मूर्ति बनाई है 10 फीट ऊंची, जिसके लिए उनको फ्रेंड डायरेक्टन पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर उनको प्रदान किया गया है 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, और ये पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं, ठीक है। यानी भारत की मुक्केबाजी टीम ने ब्राजील के फोज डू डगुआसू में आयोजित, लोकेशन क्या है तो हम याद रखेंगे सिर्फ ब्राजील में, ठीक है। विश्व मुक्केबाजी कप आयोजित किया गया 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने पहले प्रयास में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में हितेश गुलिया ने इतिहास रचते भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। यानी भारत के उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और अब तक के एकमात्र मुक्केबाज बन गए हैं। आपको याद रखना कि ये पहले और एकमात्र मुक्केबाज हैं, ठीक है। उसके बाद है 70 केजी भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की ओडेरा कैमेरा चोटिल होने का, यानी इंग्लैंड की ओडेरा कैमेरा को हरा के इन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने हितेश गुलिया ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता और ये पहले मुक्केबाज बन गए हैं, तो हमें इतना याद रखना है। नेक्स्ट है सिल्वर किसने जीता है? तो अविनाश जम्बाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्राजील के लोकल फेवरेट यूरी रीस के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया। इनको हरा के इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं, यानी कि रजत पदक जीता इन्होंने। और कांस्य यानी ब्रोंज किसने जीता है? ये हो गया हमारा ब्रोंज, ठीक है। ब्रोंज किसने जीता है? तो जदुमणि सिंह मंदेगबम 50 किलोग्राम में, मनीष राठौर 55 किलोग्राम में, सचिन 60 किलोग्राम और विशाल 90 किलोग्राम में। टोटल जो है भारत ने 6 पदक जीता है, ठीक है। हमको क्या देखना है, टोटल भारत ने 6 पदक जीता है किसमें? तो 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में, जो कि ब्राजील में आयोजित किया गया था। और हितेश गुलिया पहले और एकमात्र खिलाड़ी बने जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिम बंगाल ने नोलेन गुरेर संदेश के लिए जीआई टैग हासिल किया। नोलेन गुरेर संदेश यहाँ वहां का एक मिठाई है प्रसिद्ध, ठीक है। राज्य के 7 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें से नौले गुरेर संदेश है, बारुईपुर अमरूद शामिल है। उसके बाद टोटल 7 मिले हैं, 2 ये हो गए, ये फोटो देख सकते हैं आप। उसके बाद है कामार पुकुर का सफेद बोंदे, ये एक पारंपरिक मिठाई जो इस क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखती है, ये भी मिठाई है, ठीक है। अमरूद हो गया, ये भी मिठाई है। मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, ये एक छेना से बना प्रसिद्ध मिठाई है। फिर विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, ठीक है। राधू निपागल चावल, ये चावल बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट होती है, गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। उसके बाद मालदा का निस्तारी रेशम यार्न, यानी यह रेशमी धागा चिकनाहट और चमक के लिए प्रसिद्ध, जो खास तौर पर मालदा में उत्पादित होता है, यानी मालदा का निस्तारी रेशम यार्न। टोटल कितने हो गए? नोले कुरेर संदेश, बारुईपुर अमरूद, सफेद बोंदे, छाना बोरा, मोतीचूर लड्डू, राधू निपागल चावल और निस्तारी रेशम यार्न, इन 7 उत्पाद को फिलहाल सरकार ने जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। इससे क्या होगा कि जो क्षेत्रीय लेवल पे जो इस उत्पाद का बड़े आर्थिक विकास होगा, लोग इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इसके हिसाब से वहां का कुल जीडीपी में ग्रोथ में कुछ थोड़ा थोड़ा योगदान बढ़ेगा। और हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस 7 उत्पाद को जीआई टैग मिलने के बाद टोटल उस राज्य में 33 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको कि जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में टोटल 33 ऐसे उत्पाद है जिनको कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल, नाम क्या है? मीताथल और टिघराना, ठीक है। मीताथल और टिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बोले या फिर हड़प्पा सभ्यता बोले, काफी फेमस है। हिस्ट्री में हमारे हर एक क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा हम इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड भी देख लेते हैं।
यह स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं, ठीक है, और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। यह स्थल प्रारंभिक कृषि समाजों के विकास, नगर नियोजन, शिल्प उद्योग, हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा काल में व्यापार की झलक प्रस्तुत करते हैं। हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग द्वारा हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 के तहत इन स्थलों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ये, जो हमें दो हड़प्पा कालीन दो स्थल है, मिताथल और टिघराना को हरियाणा सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। नेक्स्ट हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब मिताथल का स्थल लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। मिताथल स्थल की खोज सबसे पहले 1913 में हुई थी, जहां से समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश के सिक्कों का एक खजाना प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1968 में खुदाई की गई, जिसमें भारत गंगा दोआब क्षेत्र की ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति यानी ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। 1965 से 68 के बीच हुई खुदाइयों में पूर्व ऐतिहासिक सामग्री जैसे मालाएं यानी बीड्स, माला जो होते, तांबे के उपकरण पाए गए, जो उस काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। इसका प्राकृतिक विशेषताएं क्या है? तो मिताथल स्थल पर हड़प्पा शैली की नगर योजना, वास्तुकला, कला और शिल्प के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। वहां से मृद भांड यानी पोट्री, यहाँ से पाई गई मिट्टी की हांडिया मजबूत लाल रंग की है, जो अच्छी तरह से पकाई गई थी, और उस पर काले रंग के पीपल के पत्ते, मछली के सल्क और ज्यामितीय आकृति चित्रित थी। कलात्मक वस्तु यानी आर्टिफैक्ट्स में क्या था? तो खुदाई में मालाएं, चूड़ियां, टेरिकोटा यानी मृत्तिका शिल्प तथा पत्थर, शंख, तांबा, हाथी दांत, हड्डी से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो उस काल के विकसित हस्तशिल्प और व्यापार की जानकारी देता है। तो हमें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये सारी, अब जैसे पूछेंगे मालाएं कहाँ पे प्राप्त हो, हाँ कौन से हड़प्पा कालीन साइट से जो है ये मालाएं प्राप्त हुई है, तो कहाँ लिखेंगे? मिताथल। उसी तरह पूछेगा टेरिकोटा कहाँ, तो मिताथल। पोट्री कहाँ से मिला है, तो मिताथल। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1913 में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तिग्राना स्थल, ये उत्तर हड़प्पा में है और यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति देखने को मिलती है। तिग्राना भी एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जिसकी बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व की मानी जाती है, काफी पुरानी है। यह ताम्रपाषाण कालीन कृषि समुदाय, जिन्हें सोथी समुदाय कहा जाता था, ठीक है, द्वारा बसाया गया था। यह स्थल हरियाणा के चांग, मिताथल, तिग्राना और आसपास क्षेत्रों में फैला हुआ था, जहाँ इस संस्कृति का स्पष्ट अवशेष पाए गए हैं। यह बस्ती हड़प्पा के बाद के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। तिग्राना स्थल पर पाई गई बस्तियां फूस की छतों वाले कच्चे ईंटों से बने घरों की थी, ये याद रखना है। फूस की छतों वाले कच्चे ईंटों से बनी घरों की थी, जिनमें से कुछ के किले बंद होने की संभावना जताई गई। प्रत्येक बस्ती में 50 से 100 घर पाए गए, जो उस समय की जनसंख्या और सामाजिक संगठन को दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ के निवासी कृषि कार्य करते थे और उन्हें गाय, बैल, बकरी जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। वे पहिए से बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन पर काले और सफेद द्विवर्णीय डिजाइनों की चित्रकारी थी। इसके अलावा उन्हें तांबे, कांसे, पत्थर के औजारों का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इस क्षेत्र में मनकों और हरे कॉर्नेलियन से बने कंगनों की मौजूदगी इस बात की पुष्टि करते कि यहाँ आभूषण निर्माण और मनका निर्माण व्यापार प्रचलित था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मनका निर्माण कहाँ पे, हड़प्पा के किस साइड पे कौन से स्थल पे बनता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तिग्राना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हड़प्पा कालीन सभ्यता की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने थोड़ा इसलिए इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ाया है, ताकि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इन दोनों स्थल के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटा ने लॉन्च किया ललामा 4 यानी LLAME 4। मेटा क्या है? तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। मार्क जुकरबर्ग इसके CEO है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रतिस्पर्धी दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए LLAME
LLAMA4 नामक अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन के बड़े भाषा मॉडल सूट को लॉन्च किया है। ठीक, कब की थी? 6 अप्रैल 2025 को। इस सूट में 3 शक्तिशाली AI मॉडल शामिल हैं। पहला है स्काउट, दूसरा मावरिक, तीसरा बेहोमोथ, जिन्हें मल्टी मॉडल क्षमता और तार्किक सोच के विभिन्न स्तरों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें पहला क्या है? स्काउट। तो मेटा का दावा है कि यह अब तक का सबसे बेहतरीन मल्टी मॉडल है जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो आदि को एक साथ प्रोसेस करने में सक्षम है। दूसरा है मैवरिक। ये मेटा का प्रमुख AI असिस्टेंट मॉडल है जिसे उपयोगकर्ता की दैनिक जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा है बेहोमोथ, मेटा द्वारा विकसित किया गया सबसे शक्तिशाली लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसे एक टीचर मॉडल भी की भूमिका निभाने के लिए बनाया गया है, यानी अन्य AI मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन है, जिसमें से स्काउट और मैवरिक जो AI चैटबॉट है ये आपको इंटरनेट पे फ्री मिल जाएंगे, लेकिन अभी ये अंडर प्रोसेस है बेहुमत, ये आपको फ्री नहीं मिलेंगे। तो इतना ध्यान रखेंगे कि LLAMA4 नामक AI टेक्नोलॉजी किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं वन स्टेट वन RRB। ठीक है, RRB का फुल फॉर्म होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक। इसमें क्या है, भारत सरकार अभी क्या सोच रही है कि वन स्टेट और वन RRB यानी एक राज्य एक क्षेत्र ग्रामीण बैंक नीति को लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? संचालन क्षमता में सुधार करना, आपसी प्रतिस्पर्धा में कमी और मौजूदा 43 RRB को घटाकर 28 में समेकित करना। ठीक है, यानी प्रेजेंट में कितने बैंक RRB बैंक है? तो 43, जिसको घटा कितना करना है? 28। 31 मार्च 2024 तक देश भर में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संचालित हो रहे हैं, जिनकी 22,069 शाखाएं 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। ये बैंक लगभग 700 जिलों को कवर करते हैं। RRB की स्थापना कब हुई थी? तो RRB अधिनियम 1976 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना था। अब हम देखते हैं कि RRB जो बैंक होता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसमें किसकी कितनी कितनी हिस्सेदारी होती है? तो केंद्र सरकार कितनी है? 50%। प्रायोजक बैंक यानी जो बैंक इसको लॉन्च करता है या फाइनेंस करता है, उसमें कितनी हिस्सेदारी उसकी? तो 35%। और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट कितना है? तो 15% हिस्सेदारी होती है। अभी देखा गया कि केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एकीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2004-05 में शुरू की गई थी। इसके तहत 3 चरणों में वर्ष 2020-21 तक RRB की संख्या को घटाकर 196 से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 43 कर दिया गया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि 2000 ये वित्तीय वर्ष 23-24 में RRB ने रिकॉर्ड मुनाफा यानी 7571 करोड़ का मुनाफा यानी वो प्रॉफिट दिया है सरकार को, यानी बैंक ने इतना प्रॉफिट किया RRB ने, तो काफी इंपॉर्टेंट ये है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। तो सरकार बस इसको समेकित करना चाह रही है 43 से घटा के 428 में। इसके लिए उन्होंने कौन सी नीति लॉन्च की है? तो वन स्टेट वन RRB नीति लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, अभी 2025 में जो है भारत और चीन का 75 साल पूरा हो चुका है। तो राजनयिक संबंधों की स्थापना 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर चीनी के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति तो शी जिनपिंग और भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक दूसरे को संदेश भेजे, जिसमें से द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया गया है। और अपने संदेश में राष्ट्रपति शी ने भारत और चीन के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए ड्रैगन और हाथी के सहयोगात्मक नृत्य की उपमा दी है। ड्रैगन और हाथी के सहयोगात्मक नृत्य की उपमा दी है। ठीक है, इस कार्यक्रम को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो चीनी दूतावास में, याद रखेंगे, यानी भारत में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भारतीय दूतावास का फोटो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं MCQs। हाल ही में चर्चा में रहे मुकुंदरा हिल्स किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है विंध्याचल, दूसरा अरावली, तीसरा सतपुरा, चौथा शिवालिक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल, यानी मुकुंदरा हिल्स जो है किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये विंध्याचल में, और ये कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक है, ये कौन से स्टेट के अंदर आता है? तो ये आता है हमारे राजस्थान में, ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चा में रहे स्टार रेटिंग प्रणाली किस उद्देश्य से लाई गई थी? पहला ऑप्शन है अधिक कर लगाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन की रोकथाम हेतु, तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और चौथा है CSR मानकों के मूल्यांकन हेतु। आंसर क्या हो जाएगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे रीम नौसैनिक अड्डा किस समुद्र तट पर स्थित है? रीम नौसैनिक अड्डा, पहला ऑप्शन है प्रशांत, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा थाईलैंड की खाड़ी, चौथा जापान सागर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थाईलैंड की खाड़ी में रिम नौसैनिक अड्डा स्थित है। आप फोटो जहाँ पे बहुत सारे जहाज इकट्ठा रहते हैं या जो नेवी का शिप होता है उसी को यहाँ पे बोला गया है। तो रिम नौसैनिक अड्डा कहाँ पे स्थित है? थाईलैंड की खाड़ी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कौन सा है जो हाल ही में आधुनिकीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है वास्को ब्रिज, दूसरा पंबन ब्रिज, तीसरा कोच्चि ब्रिज, चौथा होलकर ब्रिज। आंसर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर बी पंबन ब्रिज, यानी पंबन ब्रिज जो है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये ब्रिज लिफ्ट ब्रिज का मतलब क्या है कि जैसे ये लिफ्ट, इस पे ट्रेन भी जाएगी, लेकिन जैसे कोई जहाज यहाँ से क्रॉस करेगी तो ये दोनों खुल के ऊपर उठ जाएंगे इस तरीके से, और फिर ये जहाज भी निकल जाएगा, फिर ये वापस जुड़ जाएंगे और ये फिर इससे ट्रेनें भी जा सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे फ्लावर पॉट स्नेक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फ्लावर पॉट स्नेक, पहला ऑप्शन है यह विषैला होता है, दूसरा यह अंधा होता है और अकेले प्रजनन करता है, तीसरा यह केवल भारत में पाया जाता है, चौथा इसकी लंबाई 3 फीट तक होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लावर पॉट स्नेक जो क्या होता है, जो ये अंधा होता है और अकेले प्रजनन करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे हर्ड एंड मैकडोनाल्ड द्वीप समूह किस कारण से भूगर्भीय वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है? हर्ड एंड मैकडोनाल्ड द्वीप समूह, पहला ऑप्शन है द्वीपों पर मानव बस्तियां हैं, दूसरा है इन द्वीपों पर खनन गतिविधियां होती है, तीसरा है ये उप अंटार्कटिक क्षेत्र के सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, चौथा है ये ग्रीनलैंड के निकट स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये उप अंटार्कटिक क्षेत्र के सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, आप देख सकते हैं मैप में। तो इसके लिए हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप समूह जो है भूगर्भीय वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में थाईलैंड की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? पहला ऑप्शन है यह बिम्स्टेक और आसियान का सदस्य है, यह भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तीसरा है यह हिंद महासागर में तेल आपूर्ति केंद्र है, चौथा है इसमें भारतीय वाणिज्य दूतावास नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, जो थाईलैंड है वो बिम्स्टेक और आसियान दोनों का ही सदस्य है, इसीलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भारत के लिए थाईलैंड की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही TESS द्वारा ग्रहों की खोज में ट्रांजिट विधि किस आधार पर काम करती है? पहला ऑप्शन है ग्रह की परिक्रमा अवधि की गणना करके, दूसरा तारे की चमक में नियमित कमी देखकर, तीसरा ग्रह की गति का डॉपलर प्रभाव से अनुमान लगाकर, चौथा रेडियो तरंगों के उत्सर्जन को मापकर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जो TESS द्वारा ग्रहों की खोज में ट्रांजिट विधि का जो मतलब है वो किस आधार पर काम करती है? तो ये तारे की चमक में नियमित कमी देखकर ये इसके ऊपर ट्रांजिट विधि काम करता है। तारे की चमक में नियमित कमी देखकर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विस्फोटित माउंट मारापी ज्वालामुखी की किस विशेष संरचना के कारण यह अत्यधिक सक्रिय रहता है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेटोवोल्केनो, दूसरा है सिल्ड ज्वालामुखी, तीसरा मड वोल्केनो और चौथा क्रैक वोल्केनो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये स्ट्रेटोवोल्केनो है। ठीक है, यानी माउंट मारापी ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में है, ये क्या है? एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया में है ये ज्वालामुखी जो कि अभी अभी विस्फोट हुआ था।
नेक्स्ट है, भारत में एफपीआई को कौन सा नियामक प्राधिकरण नियंत्रित करता है? एफपीआई मतलब क्या हो गया? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, दूसरा है निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी यानी इन्वेस्ट इंडिया, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा? हमारे देश में भी आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, दूसरा है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, तीसरा है ईडन गार्डन कोलकाता, चौथा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी यानी जो 18वें संस्करण चल रहा है आईपीएल का, इसका ग्रैंड फिनाले कहाँ पे किया जाएगा? तो ईडन गार्डन कोलकाता में, और वो कब होगा? तो 25 मई 2025 को। ठीक है, ये 18वां संस्करण है जो कि 22 मार्च से चालू हुआ है और 25 मई तक चलेगा। ईडन गार्डन कोलकाता में इसका फाइनल खेला जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पंबन रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? पहला ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा रामेश्वरम, चौथा अंडमान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम। रामेश्वरम के ये जो है इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को किया है। तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल नया पंबन ब्रिज रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह आधुनिक पुल जो है पाक जल यानी पाक स्ट्रीट पर 2.08 किलोमीटर लंबा है और रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। 700 करोड़ से अधिक की लागत से यह तैयार कर ब्रिज 1914 में बने ब्रिटिश कालीन पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जिसे संरचनात्मक समस्याओं के चलते 2022 में बंद कर दिया गया था। तो अभी इसका उद्घाटन किया गया है 23 में। ठीक है, तो ये रामेश्वरम को जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए चुना गया है? पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा यूनेस्को, तीसरा ISAR अंतरराष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग, चौथा WHO। ठीक है, चौथा क्या है? WHO। तो ISAR का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? भारत को ISAR ने विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में चुना है 25 से 27 तक के कार्यकाल के लिए, और भारत को 25 से 27 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर सहकारी कार्य समूह ISAR अंतरराष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग के विषय का सदस्य सर्वसम्मति से चुना गया है। यह चयन वैश्विक लेखा मानकों के निर्माण और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भारत की सक्रिय और भूमिका और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो आज का MCQ इतना ही है। अभी हम कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। तो पहला है, तिब्बती धर्मगुरु 14वें कौन है? दलाई लामा को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो तिब्बती धर्मगुरु 14वें गुरु दलाई लामा को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, और ये पहली बार है जब भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी याद रखेंगे, यानी भारत का पहला पदक है, जिसे भारतीय पुरुष रेगू टीम ने इस प्रतियोगिता के फाइनल में जापान को हरा के 2-1 से हरा के सेपक टकरा विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। क्या लिखना? रेगू टीम पुरुष का टीम है भारत में। सेपक टकरा विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, किसको हरा के? तो जापान को हरा के। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए आई होप क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए से अधिक बच्चों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।